वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा आईसी इंजन का 11th लेक्चर है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोरेटर के लिए एयर फ्यूल रेशियो डिराइव किया था। ठीक है। उसमें हमने दो टाइप से डेरिवेशन किया था। फर्स्ट जो था वो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस था, सेकंड वन इज एग्जैक्ट एनालिसिस। होप कि आपने वीडियो देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया है। आज के लेक्चर में हम कुछ अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कार्बोरेटर से। मॉडर्न कार्बोरेटर, ठीक है। मॉडर्न सिंपल कार्बोरेटर आपने देख लिया है, तो अब उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ बदलाव किए गए ताकि कार्बोरेटर का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सके। तो इसलिए उन बदलावों के साथ जो कार्बोरेटर को हम मॉडर्न कार्बोरेटर बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एयर फ्यूल रेशियो जो हमने निकाला था, ठीक है, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, वो देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से क्या क्या लिमिट है। ये डायग्राम्स हैं, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देखिए एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है। यहाँ लिखा है टू रिच टू बर्न, टू लीन टू बर्न, और यहाँ लिखा है कंबस्टिबल रेंज। ठीक है। ये दोनों दो बुक से लिया गया है, दोनों डायग्राम दो अलग अलग किताबों से है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन डेटा में फर्क आएगा, बट ओवरऑल डेटा इसके आसपास ही होता है। ठीक है। ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक। अब देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इग्निशन लिमिट्स फॉर हाइड्रोकार्बन। इग्निशन लिमिट्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अगर एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है, 7 से कम है, यहाँ देखिए 7 से कम है, ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो का क्या हुआ, मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल। ठीक है। अगर मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल इज लेस देन 7, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि फ्यूल ज्यादा है और एयर कम है। रेशियो कब कम आता है, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। ठीक है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो रेशियो कम होगा, अगर न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो रेशियो बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इफ द रेशियो ऑफ एयर फ्यूल एयर एंड फ्यूल्स इज लेस देन 7, then the mixture is too rich to be combustible। मतलब मिक्सचर इतना रिच होगा कि वो बर्न नहीं होगा। लेकिन ये बर्न कहाँ, विद इन, ऐसा नहीं कि हवा में, सब सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर इफ द मिक्सचर इज लेस देन, mixture ratio is less than 7, then it is too rich to burn. Similarly, if the mixture ratio is greater than 30, then it is too lean to burn। ठीक है। अगर 30 से ज्यादा होगा तो तो भी ये टू लीन का मतलब फ्यूल बहुत कम है और एयर ज्यादा है। ठीक है। तब भी सिलेंडर के अंदर बर्निंग नहीं होगी। ठीक है। और अगर इनके बीच में है तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं या फ्यूल जो होता है वो बर्न हो जाएगा। ठीक है। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन जो कार्बोरेटेड इंजन्स होते हैं, जिसकी एसआई इंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए लिमिट्स है 9 टू 21। 9 टू 21। ठीक है। अगर मिक्सचर के आपका स्ट्रेंथ 9 टू 21 के बीच में है तो कार्बोरेटेड इंजन में बर्निंग जो है वो अच्छे से होगी। ठीक है। तो ये लिमिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई हैं, केमिकली करेक्ट, रिच एंड लीन। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये इस डायग्राम की मदद से लिखा हुआ है, तो आपको इस पे फोकस करना है। मैंने बताया था कि इसमें डेटा में थोड़ा वो चेंज हो सकता है, कहीं कहीं जैसे यहाँ 14 को 15 को 14.5 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए आप। ठीक है, तो 15 भी सही है, 14.5 भी सही है। जैसे यहाँ देखिए रिच मिक्सचर, यहाँ 9 है, यहाँ 9, यहाँ भी 9 है, तो 9 की इधर मिक्सचर रिच है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो डेटा से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मत करिएगा, लेकिन ये है कि आपको एक मोटा मोटा रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए केमिकली करेक्ट मिक्सचर क्या होता है, या इसको स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर भी बोलते हैं। स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर, ठीक है। केमिकली करेक्ट मीन्स सफिशियंट एयर हो, ठीक है, सफिशियंट एयर हो जो कि फ्यूल जो भी है उसको कंप्लीट बर्न कर दे। ठीक है, sufficient air, quantity of sufficient air that is required to burn a unit quantity of fuel completely, इसको बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर या केमिकली करेक्ट मिक्सचर। और कार्बोरेटेड इंजन के केस में क्या होता है, ये रेशियो होता है 15:1। मतलब अगर 15:1 के रेशियो में आपका एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जा रहा है तो वो कंप्लीट बर्निंग होगी उसकी। ठीक है, सेकेंड वन इज रिच मिक्सचर। इफ द फ्यूल कंटेंट इज ग्रेटर देन एयर कंटेंट इन द मिक्सचर देन इट इज कॉल्ड एज रिच मिक्सचर। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये इससे कम हो रहा है तो रिच हो रहा है, अब इससे ऊपर जाएगा तो लीन हो जाएगा। मीन्स इफ द एयर कंटेंट इज ग्रेटर देन फ्यूल कंटेंट इन अ मिक्सचर देन इट इज कॉल्ड एज लीन मिक्सचर। ठीक है, वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इग्निशन ऑफ चार्ज इज ओनली पॉसिबल विद इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ फ्यूल रेशियो। ठीक है, ये है इग्निशन लिमिट्स, इनको बोलते हैं इग्निशन लिमिट्स 7 and 30। ठीक है, इग्निशन लिमिट्स corresponds approximately to those mixture ratios at lean and rich ends of scale where heat released by the spark is no longer sufficient to initiate combustion in neighboring unburnt mixture। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि इग्निशन लिमिट वो लिमिट है कि, ठीक है, कि जैसे ये क्या है आपका रिच इंड है, टू रिच, यहाँ जो लिखा हुआ है रिच इंड्स, इसका मतलब दिस इज द रिच इंड, और ये कौन सा इंड है, लीन इंड। ठीक है, तो अगर मिक्सचर का स्ट्रेंथ आपका रिच इंड या लीन इंड पे है, ठीक है, तो जो भी इस कार्बोरेटेड इंजन का मतलब एसआई इंजन, एसआई का मतलब स्पार्क। ठीक है, तो स्पार्क जो होगा वो जैसे स्पार्क निकलेगा, अगर स्पार्क तो इसके अगल बगल का जो हल्का सा फ्यूल होगा सिलेंडर के अंदर, ये थोड़ा सा हल्का सा बर्न होगा, लेकिन ये यहाँ जो बर्निंग होगी ये आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं जाके थोड़ा सा बर्न होगा फिर बुझ जाएगा। ठीक है, मतलब यूं कहिए कि कंबस्जन सस्टेन्ड नहीं होगा। ठीक है, कंबस्जन जो है वो सिलेंडर के अंदर सस्टेन नहीं होगा। जैसे माचिस की तीली आपने जलाई तो अचानक से आग लगी और बंद हो गया। ठीक है, मतलब आपकी तीली वैसे ही रह गई, आपका बर्निंग जो है स्टार्ट तो हुआ लेकिन बुझ गया। ठीक है, और एक बार आपने जलाई तो फिर आप जो फायर था वो धीरे 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 जो आगे फास्फोरस होता है उससे होते हुए फिर लकड़ी पे आ गया, तो आपका जो बर्निंग है वो सस्टेन हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे ही है, ये आपको हमने थोड़ा प्रैक्टिकल डेली लाइफ का एग्जांपल एक टाइप का दिया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फॉर हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल द स्टोकियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो इज 1:15। यहाँ फ्यूल एयर रेशियो है,
ठीक है, और ये एयर फ्यूल रेशियो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नॉर्मली जो बात होती है वो एयर फ्यूल रेशियो की बात होती है। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो इज 15:1 और फ्यूल एयर रेशियो इज 1:15। ठीक है, और वही लिखा हुआ है कि इग्निशन लिमिट 1:32 1:7 के बीच में होता है। तो ये रेशियो होते हैं, और कार्बोरेटर का जो काम होता है वो इसी रेशियो को मेंटेन करना होता है। ये जो रेशियो है इन्हीं को मेंटेन करना कार्बोरेटर का काम है। ठीक है, अलग अलग इंजन कंडीशन पे अलग अलग रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ एक डायग्राम है, वेरिएशन ऑफ पावर आउटपुट एंड एसएफसी विद एयर फ्यूल रेशियो इन एसआई इंजन। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया और ये डायग्राम प्लॉट किए गए हैं जो आपको डायरेक्ट पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए एयर फ्यूल रेशियो, यहाँ पे है पावर आउटपुट, और यहाँ पे है BSFC। अब पावर आउटपुट का मतलब हो गया ब्रेक पावर। ठीक है, ये आपको पता है कि पावर एट द शाफ्ट, और BSFC का मतलब होता है ब्रेक पावर अपॉन फ्यूल कंजम्पशन, ये होता है BSFC। ठीक है, ब्रेक पावर जनरेटेड पर यूनिट फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, जैसे देखिए सॉरी यहाँ कुछ नहीं, ये उल्टा हो गया है। फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट ब्रेक पावर, फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट ब्रेक पावर। ठीक है, तो अब ये इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, तो यहां से ये रेंज है जहां से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये आपका करीब करीब 11 के आसपास है, और ये जो है आपका 17 के आसपास है। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कहाँ से स्टार्टिंग करें और कहाँ पे एंड करें। बाकी इस डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले पावर आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पावर आउटपुट मैक्सिमम है, और ये पावर आउटपुट जहां पे मैक्सिमम है वहां पे एयर फ्यूल रेशियो 12 है। ठीक है, तो आपका अगर कार्बोरेटर आपको 12:1 का एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड करता है तो उस टाइम पे आपका इंजन जो है वो बेस्ट पावर मोड में होगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपका इंजन को मैक्सिमम पावर चाहिए, या उल्टा बोलें तो अगर आपके इंजन को मैक्सिमम पावर चाहिए तो उस वक्त आपके कार्बोरेटर को आपके इंजन के लिए 12:1 का मिक्सचर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड देखिए BSFC, ये जो है फ्यूल इकोनॉमी का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये मिनिमम है, पहले ये कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, तो एक मिनिमम पॉइंट आया। ये मिनिमम पॉइंट जो है वो 16 पे है। ठीक है, तो वही बात कि अगर आपकी 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 इंजन को इकोनॉमी मोड पे चलाना है तो आपको 16:1 का मिक्सचर स्ट्रेंथ चाहिए। बेस्ट पावर पे चलाना है तो 12:1, इकोनॉमी पे चलाना है तो 16:1। करेक्ट केमिकली करेक्ट मिक्सचर क्या होता है 15:1। ठीक है, और यहाँ पे है 12:1, यहाँ पे है 16:1। ठीक है, ये सारे अगर मिक्सचर रिच होगा, और ये मिक्सचर क्या है लीन है, ये करेक्ट है, ये रिच है, और ये आपका लीन मिक्सचर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर आपको इकोनॉमी मोड पे चाहिए तो आपको लीन मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आपको रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमको क्या चाहिए होता है कि
थोड़ा इकोनॉमी भी मिले और थोड़ा पावर भी मिले। ऐसा नहीं कि आप एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं और आपको पावर मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो इन दोनों बेस्ट इकोनॉमी और बेस्ट पावर को, या आपको थोड़ा पावर और थोड़ा इकोनॉमी मिले, उसके लिए हम एक मिक्सचर स्ट्रेंथ, ये जो है 15:1, ये ही आपका केमिकल करेक्ट मिक्सचर है। और डिपेंडिंग कि आपको बेस्ट पावर चाहिए या बेस्ट इकोनॉमी चाहिए, उस हिसाब से आपका कार्बोरेटर में जो है अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। और वही आपको देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो एयर फ्यूल रेशियो के साथ आपका पावर कम ज़्यादा होता है। आपकी पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयर फ्यूल रेशियो चेंज होना चाहिए। वैसे ही आपको इकोनॉमी के हिसाब से एयर फ्यूल रेशियो चेंज होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन, कभी आपको पावर ज़्यादा चाहिए, कभी आपको इकोनॉमी ज़्यादा चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन के लिए कार्बोरेटर में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। जब आपको पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो वो डिवाइस काम करे, जब आपको इकोनॉमी चाहिए तो वो दूसरी डिवाइस काम करे। तो इन्हीं सब अमेंडमेंट्स को एक साथ मिला के बोलते हैं इसको मॉडर्न कार्बोरेटर। अब चलिए देखिए, कुछ अलग अलग टाइप के लोड्स होते हैं जिनकी बातें की जाती हैं। एक होता है आइडलिंग लोड या स्टार्टिंग लोड। आइडलिंग लोड मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइडलिंग लोड वो होता है जब इंजन पे कोई लोड नहीं होता, मतलब इंजन का ही अंदर का ही जो लोड है वही, जैसे फ्रिक्शन लोड, ये सब जो है बस यही होता है, उसके इंजन के बाहर से कोई लोड नहीं लगाया जाता। ठीक है, जैसे इंजन है, इंजन के अंदर बेरिंग है, शाफ्ट है, घूम रहा है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इस वजह से जो लोड जनरेट होता है बस उतना ही लोड, उसको बोलते हैं आइडलिंग लोड या स्टार्टिंग लोड। ठीक है, तो इस समय जो पावर चाहिए होती है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए होती है, और इस वक्त जो है आपको रिच मिक्सचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, रिच मिक्सचर रिक्वायर्ड टू सस्टेन कंबशन। ठीक है, तो पहला हो गया आइडलिंग लोड। सेकंड है नॉर्मल पावर या क्रूजिंग या मीडियम लोड। ठीक है, नॉर्मल पावर या क्रूजिंग ज्यादा कॉमन टर्म है, लोग पूछते हैं व्हाट इज क्रूजिंग। ठीक है, तो जैसे आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो एक आपकी नॉर्मल स्पीड होती है 30, 35, 40, 50, इसी के रेंज में आपकी स्पीड घूमती रहती है। ठीक है, तो जब ऐसा स्पीड रेंज या ऐसा ऑपरेटिंग कंडीशन जिस पे इंजन मैक्सिमम टाइम पे काम करता है, उसको बोलते हैं क्रूजिंग लोड या क्रूजिंग स्पीड। ठीक है, और इसी पे आपकी फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन होती है। ठीक है, आप अपने जो स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर होता है उसमें यहाँ देखेंगे कि एक ग्रीन 40 से 60 ग्रीन बना रहता है, इसके नीचे रेड रहता है, इसके आगे भी रेड रहता है। ठीक है, तो अगर इस रेंज में आप चलते हैं तो आपको कहते हैं कि एवरेज सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब ये आपका क्रूजिंग रेंज है, या यूं कहिए तो इकोनॉमी रेंज है। ठीक है, और अगर इकोनॉमी रेंज है तो यहाँ पे क्या होगा, लीन मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैक्सिमम थर्ड है मैक्सिमम पावर या एक्सेलरेशन। जब भी आप अपनी बाइक को एक्सेलरेट करेंगे तो सीधी सी बात है आपको पावर ज्यादा चाहिए। ठीक है, मतलब आप ज्यादा दूरी कम समय में तय करना चाहते हैं, इसका मतलब आप ज्यादा दम लगाएंगे या आपका इंजन ज्यादा दम लगाएगा। ठीक है, तो अगर आपका इंजन को पावर चाहिए तो उस वक्त क्या होगा, आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिच मिक्सचर की। ठीक है, और जैसे ये पावर रिक्वायरमेंट कब कब होती है, जब आप कभी ओवरटेक कर रहे हो या आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हैं, ये आपको पता ही है क्योंकि आप बाइक वाइक चलाते ही हैं। तो इन कंडीशंस को जान लीजिए कि एक तो आइडलिंग, दूसरा क्रूजिंग और तीसरा मैक्सिमम पावर। पहले में आपको रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सेकंड जो होता है उसमें लीन मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है और फिर रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने गाड़ी का मीटर याद रखिएगा और ये रेंज 40 से 60 याद रखिएगा, आपको ये चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कोल्ड इंजन जो होता है इसको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोल्ड इंजन को स्टार्ट करने में
प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, अब इसको समझिए ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूल होते हैं वो कई सारे हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। फ्यूल जो होते हैं वो कई सारे हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर होते हैं, ठीक। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें कुछ लाइट होते हैं और कुछ हैवी होते हैं। मतलब कुछ लाइट मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, कुछ हैवी मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, ठीक है। इनका मिक्सचर होता है। अब जो लाइट मॉलिक्यूलर वेट का होता है और जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ये फ्यूल्स में मैंने आपको बताया था। जो लाइट मॉलिक्यूलर वेट्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इजीली वेपराइज होते हैं, वेपराइजेज इजीली। और ये जो होते हैं ये लो वोलाटाइल होते हैं, लो वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, out of which some are light molecular weight and some are heavy molecular weight, ठीक है। लाइट molecular weight molecules vaporize easily या highly volatile, while heavy molecular weight compounds are low volatile, ठीक है। क्लियर हुआ, ये तो पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज, सेकेंड जो ये पहला कंसेप्ट है, सेकेंड जो है वो टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट। अगर आपका इंजन कोल्ड है, ठीक है, तो इंजन की बात छोड़ दीजिए, बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन या वेपराइजिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म, ठीक है। चलिए अब कोल्ड इंजन की बात करते हैं। कोल्ड इंजन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले चीज टेम्परेचर ऑफ द इंजन इज लेस। नॉर्मल जैसे आपका इंजन रनिंग कंडीशन में उससे तो कम ही रहता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो फ्यूल है वो उसका वेपराइजेशन कम होगा, ठीक है। वेपराइजेशन कम होगा, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी म्यू ज़्यादा होगा, इसका मतलब फ्लो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। क्लियर हुआ। तीसरी चीज, जो आपका इंजन्स के पार्ट हैं जैसे ये सिलेंडर चैम्बर, इनटेक मैनिफोल्ड, ये सब कुछ ठंडा होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ थोड़ा बहुत कंबस्जन होता भी है तो इनिशियल हीट जो होगी वो ये गर्म होने में ले लेंगे, ठीक है। इनिशियल हीट क्या होगा, कंबस्जन वाल्व को गर्म करने में ही चला जाता है, तो इससे भी कंबस्जन प्रोसेस को नुकसान होता है। नुकसान मतलब आपका जो कंबस्जन है वो सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। क्या समझे, मतलब जैसे आपने शुरुआत में अगर कोई चीज जलानी है, मान लीजिए इसके अंदर ये बर्तन है, इसके अंदर आपने आग लगाई, तो सबसे पहले क्या होगा, ये बर्तन गर्म होगा। उसके बाद इसमें रखा हुआ कुछ आइटम अगर आपने कुछ रखा है तो गर्म होगा, ठीक है। तो इनिशियल हीट कंबस्जन चैम्बर के वाल्व और जो कंबस्जन चैम्बर और वाल्व इन सब को गर्म करने में ही चला जाता है। तो यहाँ जो फ्लेम बनता है या कंबस्जन होता है उसको सस्टेन करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वोलेटाइल कम होगा, टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है और फ्लो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो कोल्ड इंजन में क्या क्या दिक्कतें होती हैं ये आपने समझ लिया। अब स्टार्टिंग में क्या क्यों प्रॉब्लम होती है ये देखिए, ठीक है। अगर लो वेपराइजेशन होगा या लो वेपोरेशन होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिलेंडर के अंदर जो है यहाँ पे वेपराइज फ्यूल चाहिए, ठीक है। वेपराइज फ्यूल और
या वेपराइज चार्ज चाहिए। जब वेपराइजेशन ही कम हो रहा है ड्यू टू कोल्ड, तो क्या होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए होता है, रिच मिक्सचर। आइडलिंग कंडीशन अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा आपको रिच मिक्सचर चाहिए होता है, ठीक है। और ये आपको अगर वेपराइजेशन कम है तो ये आपको प्रोवाइड करेगा लीन मिक्सचर, ठीक है। तो अगर लीन मिक्सचर होगा तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है, विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्लो रेट कम हो जाता है। मतलब एक तो पहले ही दिक्कत थी उसमें, और भी फ्लो रेट कम हो गया तो और भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये लिखा हुआ इंजन मेटल पार्ट्स आर कोल्ड, इंजन के जो कंबशन चैम्बर और ये सब इनटेक मैनिफोल्ड वाले पार्ट होते हैं ये सब कोल्ड होते हैं, और ये फिर से वेपराइजेशन को और कम कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो आपको कोल्ड इंजन को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है फर्दर ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक कोल्ड सिलेंडर वॉल्स विल एब्जॉर्ब हीट एंड रिड्यूस वेपराइजेशन, ये भी बताया आपको। इंजन लुब्रिकेशन इज कोल्ड एंड मोर विस्कस मेकिंग द इंजन टर्न मोर स्लोली इन द स्टार्टिंग। अब ये लुब्रिकेशन का फैक्टर है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है आपके इंजन में वो कोल्ड होने पे और विस्कस हो जाता है, ठीक है। तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई तो फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा हो गया, मतलब पार्ट्स को मूव कराने के लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए, और पहले ही कंबस्जन परेशान कर रहा है ऊपर से पावर रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो और परेशान करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कोल्ड इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देते हैं, या आपको ये कहिए कि कोल्ड इंजन को स्टार्ट करने में ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग एंड वार्म अप रिक्वायरमेंट्स, ये सब हमने आपको बताया था कि आपको देखिए हैवी इंड्स के जो गैसोलीन होते हैं वो इजिली इवेपोरेट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने सब, आप पढ़ लीजिएगा इसको। Although the fuel air ratio at the carburetor may be well within the flammability limits of gasoline air mixture, but the ratio of evaporated fuel to air in the cylinder may be far lean to ignite, ठीक है। कार्बोरेटर के अंदर तो सब कुछ सही है, लेकिन सिलेंडर के अंदर जो है वो लीन मिक्सचर है, इसलिए इग्निशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। इट इज देयर फॉर नेसेसरी, अब इसको लीन को हमको रिच करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 5 से 10% रिचर बनाएंगे, ठीक है। मतलब शुरुआत में जब आप कोल्ड इंजन स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको लीन मिक्सचर नहीं, इसको रिच बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आइडलिंग या स्टार्टिंग जो रेंज होती है वो रिच होता है, ठीक है। एज द इंजन वार्म अप्स, जैसे जैसे आपका इंजन गर्म होता जाएगा द फ्यूल एयर रिक्वायरमेंट एट द कार्बोरेटर मस्ट बी रिड्यूस टू रिफ्रेन द इवेपोरेटेड फ्यूल एयर रेशियो बिकमिंग रिच। जब आपका इंजन गर्म हो जाएगा तो जो आपने रिचमेंट एनरिच शुरू में रिचमेंट प्रोवाइड कर रहे थे उसको आप हटा देंगे, और ये आप नहीं हटाते, वो कार्बोरेटर में डिवाइस लगी होती है, वो सब कुछ अपने आप करती है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया, ये आप पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो ये सब कुछ जो होता है ये मॉडर्न कार्बोरेटर में होता है। अब यहाँ देखिए मॉडर्न कार्बोरेटर में यहाँ पे एक होता है चोक, सिंपल कार्बोरेटर में डायग्राम नहीं था लेकिन हमने बताया था कि यहाँ एक चोक होता है, ठीक है। इस चोक का क्या काम होता है, एयर फ्लो को कम ज्यादा करना, ठीक है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था ये बटरफ्लाई टाइप का वॉल्व वगैरह होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे आपसे बोलते हैं लोग कि इनिशियल में आप क्या करते हैं कि जब आपकी बाइक अगर स्टार्ट नहीं हो तो आप चोक लेते हैं। चोक लेने का मतलब ये वॉल्व जो है ये कंप्लीट क्लोज कभी नहीं होता है,
ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये पाइप है, यहाँ से एयर जा रही है, तो ये कंप्लीट ऐसा नहीं कि ये पूरा आपने चोक ले लिया तो ये पूरा बंद हो गया, ये पूरा कभी नहीं बंद होगा, ठीक है। हल्का सा हमेशा खुला रहेगा, मतलब 10 से 20% चोक लेने के बावजूद भी खुला रहता है, ठीक है। ताकि कुछ एयर रिक्वायरमेंट तो आपको चाहिए, चाहे मिक्सचर लीन हो, चाहे मिक्सचर रिच हो, चाहे एक्स्ट्रा रिच हो, आपको कंबस्जन कराने के लिए एयर चाहिए, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट कभी बंद नहीं होगा ये, ठीक है। तो जब आप चोक लेते हैं या चोक पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो जब आप पुल करते हैं तो क्या होता है, ये चोक वाल्व जो है ये क्लोज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, एयर फ्लो मिनिमम हो जाता है, यहाँ से एयर फ्लो मिनिमम होता है, और यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो ऑलरेडी रहता है, तो मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल, ये एयर कम हो जाता है और ये फ्यूल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब आपका इनिशियल में जब आपकी स्टार्टिंग होती है तो मिक्सचर रिच हो जाता है, ठीक है। तो ये है चोक का फंक्शन, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि इट कैन फैसिलिटेट्स कोल्ड स्टार्टिंग, जो कि आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है।